हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत। लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पेपर का नाम है। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 को। इससे पहले हमने इस पेपर का सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस किया है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर को भी हमने अध्ययन किया है और इस यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को, इसका भी हमने फर्स्ट पेपर का हमने सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी यूनिट्स को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट ओपन होगी, जिसमें ऊपर आप देखेंगे तो फर्स्ट पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं वहां पर आपको बहुत ही व्यवस्थित क्रम में सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। और आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे नीचे तो आपको नीचे जो है सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी वीडियोस अब तक हमने बनाई है वहां पर आपको बहुत ही व्यवस्थित क्रम में देखने को मिल जाएगी। आपको उस प्लेलिस्ट से जो भी आपको यूजफुल वीडियो लगे आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, मात्र एक वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर इस वीडियो से यानी कि इस यूनिट से जो भी प्रश्न बनेंगे आप एग्जाम में, उन प्रश्नों का आप इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना क्या है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, इसके विषय में पढ़ना है। प्रकृति क्या है, किस तरीके का विषय है, इसके क्षेत्र यानी प्रकृति के विषय में पढ़ना है। और क्षेत्र, इसके स्कोप यानी कि क्षेत्र के विषय में पढ़ना है। महत्व के विषय में पढ़ना है, लोक प्रशासन का महत्व क्या है। और हमें पढ़ना है एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास किस तरीके से हुआ। एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसका विकास किन किन चरणों में हुआ, सारी चीज़ों को हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मीनिंग पढ़ेंगे, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, इसके विषय में हमें कंप्लीट अध्ययन करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो लोक प्रशासन है यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे ये होता क्या है, इसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो लोक प्रशासन जो है एक तरीके से एक व्यापक विषय है, एक व्यापक विषय है जो सरकार के कामकाज, जो सरकार के काम होते हैं, कामकाज, नीतियों के कार्यान्वयन और जनता की सेवा से संबंधित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक विकास, इन सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। तो एक तरीके से लोक प्रशासन जो है एक विषय ऐसा विषय है जो सरकार के कामकाज, नीतियों को कार्यान्वित करता है और जनता की सेवा से संबंधित होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो समाज के विभिन्न पहलुओं को, चाहे वो शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक विकास, इन सभी को प्रभावित करता है। आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन के एक तरीके से अर्थ क्या है। तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक धन प्रशासन। लोक प्रशासन का अर्थ सरकार के कार्यों को लागू करना है, सरकार के जो कार्य होते हैं उनको लागू करना, सरकारी नीतियों को बनाना, बजट को आवंटित करने और कानूनों को लागू करने और जनता की सेवाओं को प्रदान करने जैसी आदि गतिविधियों को इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, लोक प्रशासन शब्द दो मूल शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। ठीक है, तो एक बार पुनः देखते हैं लोक प्रशासन जो है इसका मुख्य काम क्या है। लोक प्रशासन की सरकार के जो कार्य है ना, सरकार के कार्यों को लागू करना, सरकारी जो नीतियां होती हैं उनको बनाना, बजट को आवंटित करना, कानूनों को लागू करने और जनता की सेवा करने आदि, ये सारी चीजें एक तरीके से ये गतिविधियां शामिल होती हैं लोक प्रशासन में। तो कुल मिलाकर सरकार के हित में और जनता के हित में ये एक तरीके से कार्यान्वयन करती हैं। सरकार के जो कार्य होते हैं, नीतियां जो होती हैं, बजट वगैरह आवंटन करना, कानून को लागू करना, जनता की सेवा करना आदि, ये सारे इसमें शामिल हैं। लोक प्रशासन दो शब्दों से ये बताया, लोक और प्रशासन। आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जो है जनता की सेवा करना और जो नीतियां हैं सरकार की उनको लागू करना। तो लोक प्रशासन के उद्देश्य निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों को निर्देशन, नियंत्रण और संचालन करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने लोक प्रशासन को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि लूथर गुलिक जो है उन्होंने एक परिभाषा दी है अपने माध्यम से। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन जो है इसका अर्थ, लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार के कार्यों को लागू करना। तो उन्होंने यानी कि लूथर गुलिक जो है इन्होंने लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार के कार्यों को लागू करना, ऐसी परिभाषा इन्होंने दी है। आगे देखते हैं पॉल एच लैड्ज, इन्होंने कैसी परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन वह है जो सरकार करती है, एक तरीके से सरकार करती है। तो लोक प्रशासन वह है जो सरकार करती है। आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन के विषय में। तो प्रशासन वह भाग है जो सामान्यतः एक तरीके से सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है, लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, लोक प्रशासन कहलाता है। तो प्रशासन वह भाग है जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है, उसी को लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन का संबंध सामान्य नीतियों अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है। जो सामान्य नीति अथवा हम सार्वजनिक नीति, एक तरीके से सभी के लिए जो नीतियां होती है उनसे होता है। एक तरीके से अनुशासन, इसमें देखते हैं एक अनुशासन के रूप में इसका एक तरीके से अर्थ वह जनसेवा है जिसे सरकार कहे जाने वाले व्यक्तियों का एक संगठन करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य अस्तित्व का आधार सेवा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रशासन के विषय में हमने देखा। अब देखते हैं प्रशासन। आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, तो 2-3 नंबर में या फिर शॉर्ट्स में आपसे पूछ सकते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, आप इसे क्या समझते हैं। तो आप कैसे जवाब देंगे। तो लोक प्रशासन का संबंध शासन की उन विभिन्न क्रियाओं से है जो कानून को लागू करने और सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए संपादित की जाती है। ठीक है, वस्तुतः लोक प्रशासन के प्रशासकीय कार्यों से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक विधि नियमों का निर्माण करना तथा व्यवहारिक रूप से प्रदान करना। ठीक है, तो आप हम लिख सकते हो लोक प्रशासन से हम क्या समझते
समझते हैं तो बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो कि लोक प्रशासन का संबंध शासन की उन विभिन्न क्रियाओं से है जो कानून को लागू करने और सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए संपादित की जाती हैं। वस्तुतः लोक प्रशासन सरकार के प्रशासकीय कार्यों से संबंधित है। इसका देखा जाए मुख्य जो कार्य होता है सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है। आवश्यक जो विधि कानून नियम होते हैं उनको निर्माण करना, साथ ही साथ उसको व्यवहारिक रूप में प्रदान करना जनता में। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, इसके विषय में हम देखते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की प्रकृति जटिल है और बहुआयामी है। यह निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा परिभाषित की जा सकती है। जैसे कि देखते हैं सार्वजनिक हित, तो इसकी जो प्रकृति है कि सभी की सार्वजनिक रूप से हित हो सके। ठीक है, तो लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता के हित को बढ़ावा देता है। क्या देता है? जनता के हित को बढ़ावा देता है। आगे हम देखते हैं नियम और कानून। नियम और कानून जो है लोक प्रशासन कानूनों और नियमों के अनुसार काम करती है। ऐसा नहीं है कि किसी फर्जी लोक प्रशासन के लिए जो नियम है कानून है वो जनता के हित के लिए सार्वजनिक होंगे, तो एक तरीके से लोक प्रशासन कानून और नियमों के अनुसार ही काम करता है। लोकतंत्र जो है लोकतांत्रिक देश में लोक प्रशासन जनता के जवाबदेह होता है। तो एक तरीके से लोकतंत्र अगर देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें लोक प्रशासन जो होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं निरंतरता। लोक प्रशासन एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमेशा जनता की सेवा को करते हुए आगे बढ़ती है। प्रशासन के यानी कि सरकार के जो कार्य होते हैं, नीतियों का निर्माण, ये हमेशा एक तरीके से कार्यान्वित होते हैं। बहुविधता जो है इनकी लोक प्रशासन में विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल होते हैं। कैसे? लोक प्रशासन जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि नीतियों का निर्माण करना, योजना बनाना, संगठन, कर्मचारी प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन आदि ये सारे काम। तो बहुविधता, इसमें बहुत सारे एक तरीके से कार्य शामिल होते हैं। तो एक तरीके से इसकी एक प्रकृति है कि बहुत सारे कार्यों को करती है। तो लोक प्रशासन विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल होते हैं इसमें, जैसे कि नीति निर्माण करना, योजना बनाना, संगठन के विषय में, कर्मचारी प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन आदि है। आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन जो होता है इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने प्रकृति उस सेंस में नहीं, हम अब मतलब प्रकृति जो देख रहे हैं विज्ञान की दृष्टि से, ये विज्ञान है या फिर एक तरीके से ये कला है, तो किस सब्जेक्ट के रूप में, किस विषय के रूप में हम देख सकते हैं। तो लोक प्रशासन की एक प्रकृति देखी जाए तो लोक प्रशासन एक विज्ञान भी है और कला भी है। ठीक है, कैसे है? इसका सैद्धांतिक जो पहलू होता है इसे विज्ञान का स्वरूप प्रदान करता है। जो सैद्धांतिक पहलू है इसे विज्ञान का एक तरीके से प्रदान करता है, तथा जो व्यवहारिक समाज में जो इसको क्रियान्वित करने के लिए व्यवहारिक रूप से इसके जो पहलू हैं उस वे इसे कला का स्वरूप प्रदान करते हैं। ठीक है, अतः लोक प्रशासन एक विज्ञान और कला दोनों है। क्या है? एक विज्ञान और कला हम दोनों कह सकते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों है। ठीक है, आगे हम देखते हैं और पुनः इसी के विषय में। लोक प्रशासन जो है विज्ञान भी है और श्रेष्ठ कला भी है। इसका सैद्धांतिक पहलू इसे विज्ञान का स्वरूप प्रदान करता है, व्यवहारिक पहलू उसे कला का स्वरूप प्रदान करता है। एक अच्छे प्रशासन के लिए यह परमावश्यक है। यहाँ पर ध्यान देना कि एक जो अच्छा प्रशासन के लिए यह परमावश्यक है कि वह लोक प्रशासन में के उत्तम सिद्धांत जो है, लोक प्रशासन के जो उत्तम सिद्धांत हैं उनका एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि की भांति से अध्ययन करे, उसका विश्लेषण करे और उन सिद्धांतों के बाद में कलात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से एक तरीके से समाज में उसको क्रियान्वित करे। ठीक है, तो ये एक विज्ञान की दृष्टि और कला की दृष्टि से दोनों भी महत्वपूर्ण है, और यानी कि लोक प्रशासन एक विज्ञान और कलात्मक दोनों है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अतएव लोक प्रशासन एक विज्ञान और कला दोनों है। यहाँ पर चार्ल्स वर्थ के अनुसार, चार्ल्स वर्थ के शब्दों में उन्होंने बताया कि प्रशासन कला है क्योंकि इसमें उत्तम नेतृत्व, उत्साह और उत्तम एक उच्च विचारों की आवश्यकता होती है, और यह एक विज्ञान भी है क्योंकि इसमें निगनात्मक विश्लेषण, सतर्कता युक्त नियोजन और विवेकपूर्ण साधनों का एक आवश्यकता होती है। तो एक तरीके से ये विज्ञान भी है। ठीक है, तो यही चीज हम कह रहे हैं कि लोक प्रशासन जो है, आपसे पूछ सकता है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है या फिर कला है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप उसके विषय में तर्क देते हुए आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन की का एक तरीके से क्षेत्र जो है उसके विषय में हम देखते हैं। तो लोक प्रशासन का दायरा जो है बहुत ही व्यापक है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के सभी स्तरों पर कार्य करता है। लोक प्रशासन के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है कौन कौन से, उसके विषय में। तो एक तरीके से जो लोक प्रशासन है वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या फिर स्थानीय सरकारों के सभी स्तरों पर लोक प्रशासन की व्यवस्था प्रमुख रूप से शामिल होती है। राजनीति नेतृत्व देखते हैं, पहला जो इसमें क्षेत्र जो शामिल है, तो चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं नीतियां बनाते हैं और प्रशासन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो नीतियों को बनाते हैं और प्रशासन का नेतृत्व करते हैं। नीति निर्माण, सरकारें जो होती है विभिन्न मुद्दों पर नीतियां बनाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधित, आर्थिक विकास, इन सभी पहलुओं पर एक तरीके से नीतियां बनाती हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन, सरकारें जो होती हैं नीतियों को लागू करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाती हैं। ठीक है, तो ये इसके विभिन्न क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से ये लोक प्रशासन की व्यवस्था सुचारू होती है। तो कार्यक्रम कार्यान्वयन, सरकारें नीतियों को लागू करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाती है। वित्तीय प्रबंधन, सरकारें जो होती हैं बजट बनाती हैं और धन का प्रबंधन करती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं मानव संसाधन प्रबंधन, सरकारें अपने कर्मचारियों का प्रबंधन करती हैं, अपने जो कर्मचारी होती हैं उनका प्रबंधन करती हैं। तो मानव संसाधन प्रबंधन जो होते प्रबंधन है, सरकारें अपने कर्मचारियों का प्रबंधन करती हैं। आगे हम देखते हैं लोक सेवाएं, तो लोक सेवाएं देखें, सरकारें जो होती हैं जनता जो होती है जनता को विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, लोक स्वास्थ्य हो गए, सेवा, शिक्षा और सुरक्षा, ये सारी चीजें। आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन का महत्व। लोक प्रशासन का महत्व किस तरीके से, लोक प्रशासन जो होता है समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण है, या निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे कि जनता की सेवा। तो लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी सरकार है वो जनता की सेवा करे। ठीक है, तो विकास देखिए, लोक प्रशासन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लोक प्रशासन एक तरीके से
देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। आगे हम देखते हैं कानून और व्यवस्था। तो यानी कि कानून और व्यवस्था, लोक प्रशासन जो होती है कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करता है। जनता की भागीदारी, बिल्कुल लोक प्रशासन जो होता है इनकी इसमें जनता को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो जनता को भी शासन में भाग लेने का एक तरीके से अवसर प्रदान करता है। अधिकारों की संरक्षण करता है, अधिकारों का लोक कल्याणकारी राज्य की संस्थापना करता है। ये सारी इसके महत्व हैं और सर्वव्यापकता होती है। और सार्वजनिक सेवाओं का वितरण होता है, यानी कि लोक प्रशासन सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदि वितरण के लिए जिम्मेदार होती है, ये जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस यानी कि एक तरीके से ये सार्वजनिक सेवाओं के रूप में इसका वितरण जो है इसके रूप में भी महत्व है कि लोक प्रशासन सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सभी सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा आदि का वितरण के लिए जिम्मेदार होती है लोक प्रशासन ही। नीति कार्यान्वयन, सरकारें जो होती हैं सरकार द्वारा बनाई गई जो नीतियों को लागू करना लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, ये चीजें हमने देखा। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में लोक प्रशासन एक जटिल और महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, तो लोक प्रशासन हमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है जो समाज के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है या सरकार के कामकाज का आधार है। एक तरीके से जो कामकाज करती है उसका आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता की आवश्यकताओं को पूरा करे। ये लोक प्रशासन का मुख्य कार्य होता है कि जनता की आवश्यकताओं को पूरा करे सरकार के माध्यम से। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में कौन सी विचारधाराएं प्रचलित हैं? ठीक है, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में कौन सी विचारधाराएं प्रचलित है उसके विषय में देखते हैं। तो लोक प्रशासन के संबंध में मुख्यतः 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिसमें पोस्ट कार्य की विचारधारा एक है, पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा और समाजशास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक विचारधारा ये है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में मुख्य 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली जो है पोस्ट कार्य की विचारधारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा और समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक विचारधारा। हम पहला देखते हैं पोस्ट कार्य विचारधारा। ठीक है, पोस्ट कार्य विचारधारा का दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र में। ठीक है, इसके विषय में देखते हैं। तो पोस्ट कार्य जो एक ऐसा संक्षिप्त रूप है जिसका एक तरीके से व्यापक रूप से प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यह संगठनात्मक सिद्धांत के क्लासिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, तो यह संगठनात्मक सिद्धांत के क्लासिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो पुनः एक बार देखते हैं पोस्ट कार्य जो होता है ये एक तरीके से इसका दृष्टिकोण अगर देखें लोक प्रशासन के क्षेत्र में देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक यह संक्षिप्त रूप है, इसका फुल फॉर्म आगे देखेंगे, जिसका व्यापक रूप से प्रबंधन एक लोक प्रशासन के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। यह संगठनात्मक सिद्धांत के क्लासिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं पोस्ट कार्य का विस्तारित रूप जो है, इसका विस्तार क्या है? पी का फुल फॉर्म क्या है? OSD, CO का फुल फॉर्म आर और बी इनका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए पी से प्लानिंग होता है यानी कि योजना बनाना। ठीक है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन जो है उसके विषय, और एस से जो है स्टाफिंग यानी कि कर्मचारी जो है, और डी से डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन जो होता है, और CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय होना, और आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग करना, प्रतिवेदन करना, और बी का मतलब होता है बजटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक तरीके से महत्वपूर्ण होती हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके विषय में आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं ये सभी चीजों के विषय में। यह सिद्धांत लूथर गुलिक जो थे और उर्विक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये सभी एक तरीके से प्रशासन के लिए आवश्यक प्रमुख चरण हैं। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैरी फायोल, उर्विक, प्रोफेसर मैक्वीन और लूथर, गुलिक व अन्य विद्वान थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम देखते हैं पोस्ट कार्य और लोक प्रशासन के विषय में। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ने देख लिया, एक बार पुनः देख लेते हैं फुल फॉर्म। यानी कि पी का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है, ओस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, और एक तरीके से एस का मतलब होता है स्टाफिंग, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, और CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, और आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, और डी का मतलब होता है बजटिंग। ठीक है, तो एक तरीके से ये है इसका फुल फॉर्म। आगे हम देखते हैं पोस्ट कार्य और लोक प्रशासन, इसके विषय में देखते हैं। लोक प्रशासन में पोस्ट कार्य का उपयोग जो होता है सरकारी संगठन जो होते हैं उनको अधिक कुशल, याद रखना सरकारी जितने भी संगठन हैं उनको बहुत ही एक तरीके से उनके ऊपर एक लागू होता है कि उनको अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसका उपयोग विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से क्या है कि इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसके माध्यम से एक तरीके से हम मतलब कि ये प्रशासनिक कार्य जो सरकारी संगठन है उसको अधिक कुशल बनाया जा सकता है, उनके और प्रभावी रूप से से उनसे अधिक कुशल बनाकर उनसे अधिक कार्य कराए जा सकते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले योजना बनाना। किसी भी सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं या परियोजना को शुरू करने से पहले विस्तृत योजना बनाना आवश्यक है। कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं तो उससे पहले यह जरूरी है कि एक प्लानिंग हो, एक योजना बनाएं, उसके जरिए यानी कि विस्तृत योजना बनाना आवश्यक है। इससे क्या होगा? इससे लक्ष्य को निर्धारित करना, संसाधनों का आकलन करना और कार्यान्वयन की रणनीति विकसित करना शामिल है इसमें, ये सारी चीजें। तो एक तरीके से एक योजना बनाना बहुत ही पहले महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं संगठन, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक ऐसा संगठन होना चाहिए। एक बार योजना बना लेने के बाद संगठन का निर्माण किया जाता है। क्यों संगठन का निर्माण किया जाता है? इसमें विभिन्न कार्यों को विभाजित करना, यानी कि कौन से व्यक्ति कौन क्या करेंगे, पदों का सृजन करना, अधिकार और जिम्मेदारी सौंपना शामिल है। ठीक है, तो एक तरीके से संगठन में अलग अलग लोगों को अलग अलग उनकी कुशलता के आधार पर पदों को सृजन करेंगे और साथ ही साथ उनके अधिकार, जिम्मेदारियां आदि चीजों को सौंपेगी ताकि वो कार्य को उस योजना के माध्यम से उस कार्य को अच्छे से मतलब कि कार्य कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं कर्मचारी, फिर उसके बाद कर्मचारी जो होते हैं उनका संगठन को चलाने के लिए जो भी संगठन हमने बनाया ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमें उसके लिए स्टाफिंग चाहिए, तो कर्मचारी चाहिए, स्टाफ चाहिए।
तो स्टाफ के लिए हमें संगठन को चलाने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और मूल्यांकन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल मतलब कि एक तरीके से जो कर्मचारी है उसका संगठन को चलाने के लिए योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों को भर्ती की जाएगी, प्रशिक्षण और मूल्यांकन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो और नहीं तो ऐसे कोई भी आ जाएगा। तो एक तरीके से जो कुशल है उस कार्य के लिए जो सही है सटीक है उसी को चुना जाए ताकि बेहतर से बेहतर कार्य हो सके। निर्देशन क्या है? निर्देशन का मतलब इसमें हम देखते हैं डायरेक्टिंग। तो कर्मचारियों को उनके कार्यों के बारे में निर्देश देना, उन्हें प्रेरित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे मैक्सिमम कार्य करें, मैक्सिमम अपना एक तरीके से पोटेंशियल दे पाएं, एक तरीके से ज़्यादा कार्य करें। ठीक है, तो कर्मचारियों को अब एक तरीके से उनके कार्यों के बारे में निर्देशन देना, उन्हें प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। समन्वय, विभिन्न विभागों और कर्मचारियों को के बीच समन्वय सुनिश्चित करना। जो विभिन्न कर्मचारी हैं और विभिन्न जो विभाग हैं इनके विभागों और कर्मचारियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही आसानी होगी। प्रतिवेदन के विषय में देखते हैं तो प्रगति का आकलन करने और सुधार के लिए कदम उठाने के लिए नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। रिपोर्ट जो है एक तरीके से किस तरीके से कार्य हो रहा है, क्या कमी है, क्या कहाँ पर सुधार कर सकते हैं, तो मूल रूप से रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। तो प्रतिवेदन प्रगति का आकलन करने और सुधार करने के लिए कदम उठाने के लिए एक नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। आगे देखते हैं बजट। तो अब देखते हैं बजट भी बनाना बहुत जरूरी है। तो बजट तैयार करना और धन का प्रबंधन करना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य है। तो बजट भी एक महत्वपूर्ण है। तो बजट तैयार करना और धन को प्रबंधन करना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से पोस्ट कार्य के जरिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में कैसे वो कार्य कर सकता है, बेहतर से बेहतर मतलब कि जो संगठन है उससे मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम उसे कार्य कुशल कराया जा सके, उससे मैक्सिमम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कराई जा सके। ठीक है, तो ये चीजें आगे हम देखते हैं। इसमें पोस्ट कार्य लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसका उपयोग सरकारी संगठनों को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यह एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है और इसे अन्य सिद्धांतों के साथ संयोजित किया जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं तो इस तरीके से हमने देखा। आगे हम देखते हैं एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास, एक अनुशासन के रूप में यानी इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, तो अनुशासन के रूप में कैसे एक तरीके से लोक प्रशासन का विकास हुआ, क्यों जरूरत पड़ी या फिर कैसे हुआ, तो उसके विषय में देखते हैं। लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जो सदियों से अस्तित्व में रहा है, लेकिन एक औपचारिक तरीके से देखा जाए शैक्षणिक अनुशासन के रूप में इसका विकास अपेक्षाकृत बहुत ही नया है। इस लेख में हम लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों और इसके महत्व को समझेंगे। ठीक है, तो पुनः एक बार देखते हैं कि लोक प्रशासन जो है एक ऐसा विषय है जो सदियों से तो रहा है अस्तित्व में, लेकिन अगर देखा जाए औपचारिक अनुशासन के रूप में, शैक्षणिक जो अनुशासन के रूप में इसका विकास हुआ, एक विषय के रूप में जो विकास हुआ है अपेक्षाकृत एकदम मतलब कि नया है। इस लेख में हम लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों के महत्व को समझेंगे, सारी चीजों के विषय में समझेंगे, विभिन्न चरण कौन से हैं, कैसे कैसे विकास हुआ, क्यों हुआ, सारी चीजें। तो देखते हैं आधुनिक युग, औद्योगिक क्रांति और राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ प्रशासनिक कार्यों की मात्रा और जटिलता में वृद्धि हुई। इसने एक तरीके से व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता को जन्म दिया। ठीक है, तो एक तरीके से औद्योगिक क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति और राज्यों के उदय के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों की मात्रा बढ़ने लगी, जटिलता में वृद्धि हुई, तो इससे कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता को जन्म दिया इस चीज ने। आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन के विकास के प्रमुख कारक कौन थे। आखिर लोक प्रशासन के विकास के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक थे। तो लोक प्रशासन को केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह गतिशील और विकसित अनुशासन है। यह समाज के साथ साथ लगातार विकसित होता रहता है और नए चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को ढालता रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि एक फिक्स है, हमेशा ये समाज यानी एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में ही नहीं बल्कि एक तरीके से गतिशील और विकसित अनुशासन है, या समाज के साथ साथ लगातार विकसित होता रहता है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को भी ढालता रहता है। आगे देखते हैं समाज में परिवर्तन, तो इसका जो एक तरीके से कारण क्या रहा, विकास का जो प्रमुख कारण क्या था लोक प्रशासन के, तो उसके विषय में देखते हैं कारक जो है विकास के प्रमुख कारक। तो जैसे जैसे समाज बदलता है लोगों की अपेक्षाएं भी बदलती हैं। लोक प्रशासन को इन बदलती हुई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने तरीकों में बदलाव लाना होता है। ठीक है, तो एक तरीके से इन सभी कारणों से लोक प्रशासन में भी एक तरीके से उसका विकास होता है। तकनीकी विकास से हो रहे बदलावों ने लोक प्रशासन को भी प्रभावित किया है। ई गवर्नेंस, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जैसे उपकरणों ने प्रशासन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया है। ठीक है, ये प्रमुख कारक हैं जो विकास के प्रमुख कारक है जिन कारणों से इसका विकास अच्छे से होता गया। ठीक है, आर्थिक विकास देखते हैं, तो आर्थिक विकास के साथ ही प्रशासनिक चुनौतियां भी बढ़ गई। ठीक है, तो आर्थिक विकास के साथ साथ प्रशासनिक जो चुनौतियां थी वो भी बढ़ती जाती थी। लोक प्रशासन को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नए तरीकों को अपनाना होता है। ठीक है, तो ये आर्थिक विकास में भी दिक्कतें। राजनीतिक परिवर्तन भी लोक प्रशासन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नए राजनीतिक दल सत्ता में आने के साथ ही प्रशासनिक प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। तो बिल्कुल जैसे कोई पार्टी या राजनीतिक जो दल है वो सत्ता में आने पर एक नई अगर राजनीतिक दल आई तो पूरा एक तरीके से प्रशासनिक जो प्राथमिकताएं हैं वो भी बदल जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो वैश्वीकरण के इस दौर में लोक प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तनों को भी ध्यान रखना होता है। ठीक है,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के इस दौर में जो लोक प्रशासन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन हो रहा है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, उसके अनुसार अपने आप को ढालना जरूरी है। चुनौतियां क्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप। चुनौतियां क्या है लोक प्रशासन के क्षेत्र में विकास में? तो राजनीतिक हस्तक्षेप अक्सर प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार लोक प्रशासन की एक बड़ी समस्या है। नौकरशाही, नौकरशाही अक्सर लचीली नहीं होती और नई चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ इनकी होती है। आगे देखते हैं जनता की अपेक्षाएं। तो समय दर समय इनकी बढ़ती जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना एक चुनौती है। तो ये एक तरीके से चुनौतियां हैं विकास के क्षेत्र में, लोक प्रशासन के विकास के क्षेत्र में। अब हम देखते हैं कि लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में किस तरीके से उभर रहा है। ठीक है, तो लोक प्रशासन का एक तरीके से अनुशासन के रूप में किस तरीके से विकसित हुआ है उसके विषय में हम देखते हैं। तो लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में विकास को चिन्हित करने के लिए विभिन्न क्रियाएं और मुहिमें आयोजित की जाती हैं। एक उदाहरण के रूप में एक सरकार प्रशासन निम्नलिखित कार्रवाइयों के माध्यम से अनुशासन को बढ़ावा देता है, जैसे कि कानूनी प्रक्रियाएं। सरकार जो होती है निर्मित कानूनी प्रक्रियाएं और नियमों का पालन करने के लिए सुनिश्चित करती है जिससे लोग विविध रूप से व्यवहार करते हैं और अनुशासन से बने रहते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण है कानूनी प्रक्रियाओं के रूप में। शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन की महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाती हैं। जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि किस तरीके से लोक प्रशासन के क्षेत्र में अनुशासन बनाना, अनुशासन की महत्वपूर्ण बातों को सिखाई जाती है। संविधान और नियमों का पालन करने के लिए सरकारें जो होती हैं सुनिश्चित करती हैं और व्यक्तियों को उनकी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है, जिससे कि एक तरीके से लोक प्रशासन जो है अनुशासन के रूप में उभरा। ठीक है, आगे हम और देखते हैं लोक प्रशासन के विकास के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, किन किन क्षेत्रों में प्रमुख विकास हो रहा है। तो लोक प्रशासन यानी कि कर रहा है, यानी कि लोक प्रशासन का विकास किन किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छे से होता चला जा रहा है, जिससे कि एक अनुशासन के रूप में उभरा है। तो नीति निर्माण प्रक्रिया में अधिक से अधिक पारदर्शिता और जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एक तरीके से जो नीति निर्माण है की प्रक्रिया और नीति निर्माण प्रक्रिया में अधिक से अधिक पारदर्शिता को लाया जा रहा है और जनता की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। शासन में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस, विकेंद्रीकरण और नागरिक सेवाओं में यानी कि नागरिक सेवाओं में सुधार किए जाने। तो एक जो शासन है, शासन में सुधार करने की प्रक्रिया एक तरीके से उसमें कर रहे हैं, सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं कि शासन में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के जो उपागम किए जा रहे हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस, विकेंद्रीकरण और नागरिक सेवाओं में सुधार। जनता की भागीदारी, तो लोक प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नागरिकों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन से सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, तो जनता को एक तरीके से प्रशासन के लोक प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जनता जो है खुद एक तरीके से नागरिकों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने में के लिए एक प्रोत्साहन किया जा रहा है, ताकि युवा जो है, आज की युवा, वो एक तरीके से प्रशासन के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। आगे हम देखते हैं जवाबदेही। लोक प्रशासन में जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी अधिकारों को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनाया जा रहा है कि हर चीज के प्रति उनकी जवाबदेही होगी कि वे क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, क्यों ये चीजें हुई। तो सारी चीजें मतलब एक तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। आगे हम देखते हैं पारदर्शिता। तो लोक प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, इनकी चीजों को बहुत ही स्पष्ट रूप में किया जा रहा है। सरकार की गतिविधियों को जनता के सामने रखा जा रहा है। ठीक है, सरकार की जो गतिविधियां होती हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उनको एक तरीके से जनता के सामने रखा जा रहा है। निष्कर्ष देखते हैं, तो लोक प्रशासन एक गतिशील और विकासशील अनुशासन है। यह समाज के साथ साथ लगातार विकसित होता रहा है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को ढालता रहा है। लोक प्रशासन के विकास के लिए नीति निर्माण, शासन में सुधार और जनता की भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता जैसे क्षेत्रों में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक तरीके से, यानी कि निष्कर्ष जो है, लोक प्रशासन एक गतिशील और विकासशील अनुशासन है। यह समाज के साथ साथ लगातार विकसित होता रहा है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को ढालता रहा है। लोक प्रशासन के विकास के लिए नीति निर्माण, शासन में सुधार, जनता की भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे क्षेत्रों में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं लोक प्रशासन का विकास ये एक अध्ययन के विषय के रूप में किस तरीके से हुआ उसके विषय में देखेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा अनुशासन के रूप में कैसे, एक डिसिप्लिन के रूप में कैसे विकसित हुआ। अब हम देखते हैं एक अध्ययन के विषय के रूप में कैसे लोक प्रशासन का विकास हुआ और एक अनुशासन के विषय के रूप में कैसे विकास हुआ उसके विषय में हम अब देखते हैं। ठीक है, तो यानी कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास कैसे हुआ इसके विषय में देखते हैं एक विषय के रूप में। ठीक है, तो अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन प्रदर्शन का विकास। ठीक है, तो इसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रशासन का अनुभव प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्रशासन जो है इसका अनुभव प्राचीन काल से चला आ रहा है। सरकारी गतिविधियों के एक पहलू के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है। कितना पुराना है? उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज अर्थात राजनीतिक निर्णयकर्ताओं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह राजनीति व्यवस्थाओं के साथ सह अस्तित्व कायम रहता है। पुनः देखते
देखते हैं एक बार तो और अच्छे समझ में आएगा कि प्रशासन जो है, प्रशासन का अनुभव जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है, सरकारी गतिविधियों के एक पहलू के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज अर्थात राजनीतिक निर्णयकर्ताओं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह राजनीति व्यवस्थाओं के साथ सह अस्तित्व कायम रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे हम देखते हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो लोक प्रशासन जो है बहुत ही पुराने समय से ही, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, प्राचीन समय से ही लोक प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, लेकिन उतना पूर्ण रूप से नहीं था। ठीक है, तो वही चीज है कि जब राजनीति समाज था उस समय से ही लोक प्रशासन की व्यवस्थाएं थी। तो आगे हम देखते हैं एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफी प्राचीन है। क्या है, लोक प्रशासन जो है काफी प्राचीन है, और लेकिन अध्ययन की एक व्यवस्थित शाखा के रूप में अगर देखा जाए, अध्ययन के विषय के रूप में काफी नया विषय है, यानी कि काफी नया विषय है। हाल ही के कुछ वर्षों में इसका यानी कि एक अध्ययन के विषय में निर्माण किया गया है। इसका उदय वर्तमान काल में हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे सन 1812 ईस्वी में फ्रेंच लेखक जो है चार्ल्स जीन बोनिन ने एक पुस्तक जो है उन्होंने लिखे प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक यूज, इसको यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत के विषय में एक पुस्तक लिखी, को प्रकाशन लोक प्रशासन के विषय पर अपना पहला शोध माना जाता है, उनका एक तरीके से पहला शोध माना जाता है। पुनः देख लेते हैं एक बार, एक तरीके से सन 1812 ईस्वी में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन जो थे, इनके लेख उन्होंने क्या लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक, लोक प्रशासन के सिद्धांत को लोक प्रशासन के विषय पर पहला शोध माना जाता है। लेकिन अध्ययन के एक विषय के रूप में अगर देखा जाए में लोक प्रशासन अमेरिका में पैदा हुआ और विकसित हुआ। ठीक है, तो अगर एक विषय के रूप में देखा जाए पर्टिकुलर, तो अमेरिका में यह चीज पैदा हुआ, एक तरीके से इसका जन्म हुआ। आगे हम इसके विषय में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में। लोक प्रशासन एक शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित और प्रारंभ करने का श्रेय वुड्रो विल्सन जी को माना जाता है। ठीक है, और जिन्होंने एक तरीके से 1887 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इसे एक अलग विषय के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से लोक प्रशासन जो है एक शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित और प्रारंभ करने का श्रेय वुड्रो विल्सन जो है उनको माना जाता है, जिन्होंने 1887 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज को एक अलग विषय के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, कि लोक प्रशासन को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में राजनीति से अलग हटाकर इस चीज को विकसित करने पर बल दिया। आगे देखते हैं अकादमिक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास कई उतार चढ़ाव से होकर विकसित हुआ, जिसे प्रमुख रूप से 5 चरणों में बांटा जा सकता है, जिसका अध्ययन हम 5 चरणों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला चरण है, प्रथम चरण 1887 ईस्वी से 1926 ईस्वी में, जिसमें राजनीति प्रशासन द्विविभाजन या द्वैत भाव हुआ, यानी कि इसको विभाजन करने की बात कही गई कि लोक प्रशासन अलग है और राजनीति अलग है। द्वितीय चरण में क्या हुआ, 1927 से 1937 ईस्वी में प्रशासन के सिद्धांत दिए गए, लोक प्रशासन के सिद्धांतों की व्याख्या होने लगी। तृतीय चरण में 1938 से 1947 में प्रशासनिक सिद्धांतों की जो चुनौतियां थी, इसकी आलोचनाएं वगैरह कई सारी होने लगी। चतुर्थ चरण में 1948 से 1970 में पहचान का संकट होने लगा और अंततः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया। एक तरीके से यानी कि उस समय सब्जेक्ट की पहचान ही नहीं हो पा रही कि लोक प्रशासन के कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग राजनीति की तरफ से। तो एक तरीके से आगे हम इसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। और एक तरीके से पंचम जो चरण था, पंचम चरण 1971 से वर्तमान समय तक जो था, इसमें लोक नीति, परिप्रेक्ष्य, नवीन लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन, ये चीजों के विषय में हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से लोक प्रशासन एक नया विषय के रूप में वो उभरा। तो ये चीजें हैं। तो पुनः एक बार देख लेते हैं कौन कौन से चरण थे। तो पहला चरण था 1887 से 1926 ईस्वी में, द्वितीय चरण था 1926 से 1937 ईस्वी में, तृतीय चरण था 1938 से 47 तक, और चतुर्थ चरण था 1948 से 1970, और पंचम चरण था 1971 से वर्तमान समय तक। ठीक है, तो ये चीजें अब हम देखते हैं एक एक के विषय में डिटेल से। प्रथम चरण जो था, इसमें हम देखते हैं कि प्रथम चरण 1887 ईस्वी से 1926 ईस्वी में, 1887 से 1926 ईस्वी में यह प्रथम चरण था। इसमें क्या होता है कि यह लोक प्रशासन के अनुशासन के रूप में उद्भव का चरण था, यानी कि लोक प्रशासन जो है एक अनुशासन, एक व्यवस्थित क्रम के रूप में उद्भव होने का, इसमें उद्भव का चरण एक तरीके से प्रारंभ हो गया। इसका एक तरीके से मूलभूत विषय जो था, प्रशासन का राजनीति से विभाजन और राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, यानी कि एक तरीके से राजनीति और प्रशासन का अलगाव करना, विभाजन करना। 1887 ईस्वी में प्रकाशित वुड्रो विल्सन जो अभी बताया, उन्होंने एक लेख लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उन्होंने लोक प्रशासन के एक पृथक अध्ययन के विषय के रूप में प्रारंभ हुआ, जिस कारण से एक तरीके से विल्सन जी को, यानी वुड्रो विल्सन जी को प्रशासन का एक तरीके लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो 1887 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका के थे। तो एक तरीके से अमेरिका में ही एक लोक प्रशासन का इसका उत्पत्ति हुई और वुड्रो विल्सन जी को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से पृथक कर, यानी कि प्रशासन जो था उसको राजनीति से पृथक किया तथा यह तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का एक तरीके से नीति निर्णयों को लागू करने से है। तो नीति को बनाना राजनीति है, जबकि निर्णयों को एक तरीके से लागू करना ये उन्होंने बताया कि एक प्रशासन का कार्य है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इस तरह से विल्सन ने प्रशासन के एक नए पृथक विषय का आह्वान किया और कहा कि एक संविधान बनाने से ज्यादा कठिन होता है कि उसे चलाया कैसे जाए। ठीक है, तो ये उनकी महत्वपूर्ण जो उन्होंने विश्लेषण किया उस चीज टॉपिक के विषय में बताया। इस विषय के अन्य जो प्रणेता फ्रेडरिक जे गुडनाउ जो थे, उन्होंने 1900 ईस्वी में प्रकाशित पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग एक विषय माना। ठीक है, आगे हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा कि राजनीति जो है राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, और जबकि प्रशासन जो होता है इस इच्छा या नीति का क्रियान्वयन करता है, उसको लागू करता है। आगे हम देखते हैं
तो पुनः एक बार हम देखते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से विल्सन जी को एक तरीके से उन्होंने एक तरीके से एक नए सब्जेक्ट के रूप में आह्वान किया और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से एक संविधान को बनाने से ज़्यादा उसको लागू करने में दिक्कतें आती हैं, उसी तरीके से ये भी राजनीति और प्रशासन बिल्कुल अलग अलग हैं। इस विषय के अन्य जो प्रणेता है फ्रेडरिक जे गुडनॉव 1900 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राजनीति और प्रशासन में अलग अलग इन्होंने विषय को माना। उन्होंने बताया राजनीति जो है राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रशासन जो होता है इस रणनीति का या मतलब इस इच्छा या नीति का क्रियान्वयन करता है। प्रशासन जो होता है लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करने में एल.डी. व्हाइट की रचना जो होती है उन्होंने, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो लेख है, रचना है, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे हम देखते हैं द्वितीय चरण जो है 1927 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक, 1927 से 1937 इसका प्रारंभ कब हुआ? 1927 में प्रकाशित F.W. विलोवी पुस्तक, उनकी पुस्तक जो थी लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में माना जाता है, ठीक है, से माना जाता है कि उन्होंने एक तरीके से द्वितीय चरण में जो होता है उन्होंने इसकी एक पुस्तक है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया? विलोवी का मानना था कि लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांत हैं जिनको क्रियान्वित करने लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो विलोवी का ये मानना था कि लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांत हैं जिनको क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार किए जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसके बाद अनेक विद्वानों यानी कि मूने तथा रैले, हेनरी फयोल, मेरी पॉर्कर, वॉलेट, लूथर गुलिक जो पहले बताया था, तथा उर्विक ने पुस्तकें लिखी। गुलिक और उर्विक ने पोस्ट कार्ब जो था उसको प्रतिपादित किया था, ठीक है, जो कि हमने पहले ही बताया था। तो ये किस चीज़ के विषय में था? एक तरीके से लोक प्रशासन के क्षेत्र में ही था। लोक प्रशासन को अधिक सुचारू और अच्छे एक कार्य उसके यानी कि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसको इस सिद्धांत को दिया गया था। आगे हम देखते हैं मान्यता इसकी क्या थी कि प्रशासन के सिद्धांत होने के कारण यह विज्ञान है। इस चरण को लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहते हैं। तो एक तरीके से यह जो चरण था, इस चरण को लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है। तो इस युग को स्वर्ण युग कहते हैं, इस चरण को, ठीक है, 1927 से 1937 ईस्वी तक। अब आगे हम देखते हैं तृतीय चरण जो था, तृतीय चरण में 1938 से 1947 तक, 1938 से 1947 इस चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती देने का युग प्रारंभ हुआ, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर आलोचनाएं शुरू हो गई, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी रहा, एक तरीके से क्षेत्र में ध्वंसकारी रहा, तथा इनकी आलोचनाएं होती गई और यांत्रिक दृष्टिकोणों के विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हुई। आगे हम देखते हैं सिद्धांतों को चुनौती देने वाले रचनाओं में, जैसे कि 1938 में प्रकाशित चेस्टर बर्नार्ड ने जो उनकी पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की, चेस्टर बर्नार्ड की जो है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने लेख लिखे। तो इसमें उन्होंने प्रशासन के किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया, ठीक है। 1946 में हर्बर्ट साइमन जो थे उन्होंने कहावतों और किंवदंतियों की संज्ञा दी, यानी कि उसका मजाक एक तरीके से उड़ाया। रॉबर्ट डहल ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की तथा इसे विज्ञान नहीं माना। यह चरण एक तरीके से लोक प्रशासन की चुनौती की आलोचना कर रहा। तो तृतीय चरण जो था 1938 से 1947 ये जो चरण था एक तरीके से लोक प्रशासन के आलोचनाओं का चरण रहा, जबकि जबकि द्वितीय चरण जो था 1927 से 1937 का वो एक तरीके से स्वर्ण का रहा। इसमें अलग अलग सिद्धांत दिए गए किस तरीके से लोक प्रशासन के सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं, उसको कैसे और अच्छे से बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। और प्रथम चरण जो था उसको एक तरीके से यानी कि जो 1887 से 1926 ईस्वी का था, उसमें एक तरीके से लोक प्रशासन का जो है इसको एक नए विषय के रूप में उभरा, इसका एक तरीके से उद्भव हुआ। आगे हम देखते हैं चतुर्थ चरण जो है 1987 से 1948 से, चतुर्थ चरण देख रहे हैं ना, तो 1948 से 1970 ईस्वी में, 1948 से 1970 ईस्वी में ये चतुर्थ चरण था। इस चरण में क्या होता है कि यह चरण जो है एक तरीके से यह चरण पहचान के संकट का काल रहा है, क्योंकि इसमें आगे पढ़ते हैं तो कुछ विचारक जो थे मूल विषय राजनीति विज्ञान की तरफ लौट गए, जबकि कुछ जो लोग थे विचारक वो प्रशासनिक विज्ञान की ओर बढ़े, ठीक है। और तर्क दिया कि कोई भी परिवेश जो होता है वो प्रशासन ही होता है, ठीक है। तो अलग लोगों ने तर्क दिया अपने आधार पर। कुछ लोगों ने राजनीति के विषय के रूप में राजनीति विज्ञान की तरफ गए, कुछ लोग एक तरीके से लोक प्रशासन के क्षेत्रों में गए, ठीक है। ऐसे में लोक प्रशासन के जिस विकल्प की खोज हुई वह प्रशासनिक विज्ञान, इसमें प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच अवधारणात्मक संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए कि ऐसे में लोक प्रशासन के जिस विकल्प की खोज हुई, जब इस तरीके से देखा गया तो इस तरीके से खोज हुई कि प्रशासनिक विज्ञान इसमें प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच अवधारणात्मक संबंध को स्थापित हुए, ठीक है, अवधारणात्मक संबंध स्थापित हुए। आगे हम देखते हैं इस चरण में लोक प्रशासन ने अपनी अलग पहचान खो दी, ठीक है। लोक प्रशासन ने अपनी एक तरीके से अलग पहचान खो दी, जिससे एक तरीके से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई कि इसमें ये राजनीति का क्षेत्र है या फिर ये लोक प्रशासन अलग विषय है, क्या है। तो एक तरीके से ये दिक्कत हो गई, तो उत्पन्न हो गई। इसके साथ इसमें तुलनात्मक विकास तथा नव लोक प्रशासन का प्रारंभ हुआ। आगे हम देखते हैं तो एक तरीके से चतुर्थ जो चरण था, यानी कि
1948 से 1970 ईस्वी का जो समय था, इनकी चतुर्चरण था, इसमें मूल रूप से जो सब्जेक्ट था लोक प्रशासन और राजनीति अलग अलग विषय है, ये इसमें दिक्कतें होने लगी। अपनी अपनी मूल जो बातें हैं, मूल जो उद्देश्य थे वो एक तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। तो कोई इधर जा रहा था राजनीति के क्षेत्र में, कोई प्रशासन के क्षेत्रों में जा रहा था। तो इस तरीके से पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से पहचान में एक दिक्कतें होने लगी। आगे हम देखते हैं पंचम चरण है जो 1971 से आज तक वर्तमान समय में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लोक प्रशासन के क्षेत्र में ये काल। इस चरण का मुख्य विषय एक तरीके से लोक नीति विश्लेषण रहा है, क्योंकि लोक नीति उपागम को प्रशासनिक विश्लेषण में स्वीकार्यता मिल गई। एक तरीके से विश्लेषण में एक तरीके से स्वीकारता मिल गई, इनकी ये स्वीकार कर लिया गया कि हाँ एक पर्टिकुलर ये विषय है, विश्लेषण के रूप में, प्रशासनिक विश्लेषण के रूप में एक स्वीकार मिल गई। साथ ही लोक प्रशासन अंततः अनुशासनात्मक, एक तरीके से अनुशासनात्मक रूप से विकसित हुआ, ठीक है, बन गया, ठीक है। तो ये चीजें लोक प्रशासन ने इन चरणों में, इस चरण में सामाजिक प्रासंगिकता हासिल कर ली और उद्देश्य भी विस्तारित हो चुके। इस चरण के विकास में योगदान देने वाले विचार फ्रेडरिक्स और वाल्डो का नाम उल्लेखनीय है। वर्तमान में लोक प्रशासन उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से जुड़ गया है और ऐसे में इसमें नव लोक प्रबंधन तथा सुशासन जैसी धारणाएं भी उभरी हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो मतलब इसमें क्या है कि 1971 से वर्तमान समय का जो चरण था, ये पंचम चरण, इसमें मूल रूप से क्या हुआ कि जो लोक प्रशासन है एक नए विषय के रूप में उभरा और एक तरीके से इसको अनुशासनात्मक रूप से इसको मान्यता प्राप्त हुई, एक अलग विषय के रूप में इसको मान्यता मिली। और आज के युग में वर्तमान समय में लोक प्रशासन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ गया है। ऐसे में इसमें एक तरीके से नव लोक प्रबंधन, नए प्रबंधन किए जा रहे हैं और सुशासन जैसी धारणाएं उभरी हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष। तो मुख्यतः यही निष्कर्ष निकलता है कि जन्म से कई चरणों से गुजरता है, लेकिन बावजूद इसके वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं वुडरो विल्सन और आधुनिक लोक प्रशासन, ठीक है। तो इसमें वुडरो विल्सन जी का योगदान आपसे पूछ सकते हैं कि ये मुख्य क्या है। तो हमने जो पहले ही बताया था कि 1887 ईस्वी में वुडरो विल्सन जो थे अमेरिका के रहने वाले थे, तो इन्होंने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने राजनीति और प्रशासन के बीच अंतर स्पष्ट किया और प्रशासन को स्वतंत्र अध्ययन का विषय बनाया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और विल्सन जी का योगदान जो है, विल्सन ने प्रशासन को एक वैज्ञानिक आधार देने की वकालत की और इसे राजनीति से अलग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तो ये महत्वपूर्ण जो वुडरो विल्सन जी के हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में, इनके महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस किया है। यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक्स थे, हमने उस सभी को टॉपिक्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो निश्चित तौर पर आपके पेपर में जो भी इस यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चंस का आप इजीली आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो में एक दिन से कमेंट करके हमें बताने की कोशिश करें कि ये वीडियो कैसी रही और अपने वीडियोस में क्या सुधार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कमेंट करना, इससे हमें काफी हेल्प होती है। तो हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।